Good morning, students. Am I audible to all of you? Yeah. Raise your hands. Say good morning. Okay. So this is your science class and my name is Anju Sharma. I'll teach you chapter Is Matter Around Us Pure? Have you done this chapter in your class? Raise your hands if you started this chapter in your class. Is matter around us pure? Good morning, ma'am. Ma'am, actually, my teachers have started the topic tissues, and we informed them also. And now you are going to start chemistry, huh? Okay. Because we planned ki whatever is going in the class that will be done by virtual treatment. Now, how would we go? How would we go ahead? Just wait. Ma'am will have a word with you, ma'am. हेलो नीरू Hello. हेलो नीरू मैम, आज एक वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, कल से हम टिश्यू शुरू कर लेंगे क्योंकि मेरे पास 3 चैप्टर्स थे ना। तो आई थॉट कि भाई केमिस्ट्री आज बच्चों को वैसे इंट्रोडक्शन हम केमिस्ट्री की दे दे। ठीक है, थोड़ा सा बच्चों को वैसे ही हो जाएगा। इंट्रो लेक्चर ही है मैम आज। ठीक है, कल से हम टिश्यूज कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। Okay. ओके मैम, थैंक यू। ओके बेटा, सो हमारा चैप्टर है इज मैटर अराउंड द प्योर। इसमें आप पढ़ते हो कि जैसे हम लोग सोचते हैं प्योर चीज क्या होती है, हमारे लिए प्योर चीज हुई जैसे हम बोलते हैं प्योर देसी घी या प्योर कोई चीज हम खाते हैं तो उसका मतलब है उसमें एडल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए, मतलब उसमें कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो हम कंज्यूम ना कर सके, हमारे लिए वो प्योर है। लेकिन केमिस्ट्री में प्योरिटी का मीनिंग डिफरेंट है। ठीक है, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से प्योर चीज वो होती है जो सिंगल पार्टिकल से या सिंगल टाइप ऑफ एलिमेंट से बनी होती है। अच्छा, आपने एलिमेंट्स पढ़े हैं? डू यू नो हाउ मेनी एलिमेंट्स एग्जिस्ट? Can anyone tell me the number of elements which scientists have discovered and included in the periodic table? Who knows it? Raise your hands and tell me the number of elements which have been discovered till now. 118. 118 elements have been discovered and they have been included in the periodic table. So ये जो elements हैं इनको हम pure बोलते हैं। Atom से when different elements like आपने 1 to 30 आपको learn करने के लिए expect किया जाता है, 1 to 20 at least in 9th class and 1 to 30 after that एटलीस्ट। वैसे तो आपको पूरे 118 एलिमेंट्स याद करने हैं अगर आप +1 +2 में साइंस लेते हैं तो। ये एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये सारे इंडिविजुअल एटम्स जिनके डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स हैं, इनके पास डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं एंड जितने इनके पास प्रोटॉन्स हैं उतने ही इनके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं इनको हम प्योर कंसिडर करते हैं। दूसरी प्योर चीज बनती है इनके कॉम्बिनेशन से, लेकिन एक फिक्स्ड कॉम्बिनेशन से। क्या होती है वो? दैट इज कॉल्ड कंपाउंड, राइट? So, can anybody tell me, आपने term सुनी है element and compound? Have you heard about these terms? What is an element and what is a compound? Who can tell me what is an element? How do you define an element? No, some other boy, not the same one.
Anybody from any other section? There are so many sections here. Anybody from 9th A? Who can tell me what is an element? 9th A. Nobody? Okay, the boy who was raising his hand, please come forward and you tell me what is an element? Element is the basic form of matter that cannot be. Basic form of? Matter. Sorry, basic form of? Matter. I don't get you. Anyways, please sit. Okay, fine. Is this basic structure of something? I guess आप ऐसा बोलना चाहते हैं. वैसे मैं आपको बताती हूँ एलिमेंट क्या है. जैसे आपने बोला टोटल 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड है. इन एलिमेंट्स का जब आप इमेजिन करते हो कि वो कैसे दिखता है तो हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जैसे पढ़ते हैं. सेंटर में आपके पास न्यूक्लियस होता है, साइड में शेल्स होती हैं. इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. कितने इलेक्ट्रॉन्स जो भी जो उस एलिमेंट ने पोजेस कर रखे हैं, कितने हैं उसके पास, जो उसका एटॉमिक नंबर है. लाइक इफ यू हैव दिस हाइड्रोजन, ये एलिमेंट हाइड्रोजन है, दैट मींस इस हाइड्रोजन एलिमेंट के पास there is one electron and one proton, राइट. तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर डिपिक्ट करना चाहते हैं तो सेंटर में आपको न्यूक्लियस ड्रॉ करना था और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन. ये एक एलिमेंट है, राइट. सो टोटल 118 एलिमेंट में सबके पास बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा है. सेंटर में न्यूक्लियस एंड साइड में आपके पास शेल्स है. शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड है, राइट. ये इंडिविजुअल है, प्योर है. हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट है. अगर आपको यहाँ पर हीलियम ड्रॉ करना है, helium whose atomic number is 2, it has 2 electrons in its first shell. So helium is different from hydrogen. ये भी प्योर हो गया क्योंकि वो डिफरेंट है. ठीक है, किसी के साथ कंबाइन नहीं किया है, इंडिविजुअल है. बट दैट डजंट मीन कि हर वो चीज प्योर होगी जो दूसरे के साथ कंबाइन नहीं की हो, राइट. इनके लिए कंपाउंड जो है वो भी प्योर है. अब कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड का सबसे इजी एग्जाम्पल आपको याद रखना है, विच इज वाटर. वाटर H2O. ये दो एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बना है, विच इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट. It is formed by the combination of hydrogen and oxygen. लेकिन ये रैंडम कॉम्बिनेशन नहीं है. रैंडम कॉम्बिनेशन का मतलब ऐसा नहीं कि आप जितना मर्जी हाइड्रोजन ले लो, जितना मर्जी ऑक्सीजन ले लो, बस कंबाइन कर दो तो वाटर बन जाएगा. नो, इट इज नॉट लाइक दैट. कंपाउंड वर्ड तब यूज होता है when the elements are combined in a definite ratio. एक फिक्स्ड रेशियो में अगर वो कंबाइंड है तब हम उसको कंपाउंड बोलते हैं, राइट. तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनके मास के अकॉर्डिंग 1:8 की रेशियो में कंबाइंड होते हैं, राइट. जैसे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर होता है वैसे ही एलिमेंट्स का मास भी होता है, जिसमें हाइड्रोजन का मास है 1 एंड ऑक्सीजन का मास है 60. So H2O, this is 2 hydrogen means 2 grams and 1 oxygen means 16 grams. हम इस मास को ग्राम्स पे एक्सप्रेस कर देते हैं, राइट. तो अगर 2 grams और 16 grams को रेशियो देखें तो वो आती है 1:8 की रेशियो बाय मास. दैट मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब भी इस फिक्स्ड रेशियो में आपस में कंबाइन करेगा तभी वो कंपाउंड होगा. थोड़ा सा भी रेशियो इधर उधर हुई तो उसको हम वाटर नहीं बोलते हैं. तो वाटर एक कंपाउंड है जिसमें एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं एक फिक्स्ड रेशियो में, व्हिच मेक्स इट प्योर, राइट. रैंडम रेशियो अगर होगी, जैसे अगर मैंने वाटर और सॉल्ट ले लिया, जितना मर्जी वाटर जितना मर्जी सॉल्ट ले लिया और उसको मिक्स कर दिया तो वो सोल्यूशन बनेगा. अगर मैंने शुगर और सॉल्ट ले लिया, जितना मर्जी शुगर ले लिया, जितना मर्जी सॉल्ट ले लिया और रैंडमली मिक्स कर दिया तो वो एक मिक्सचर बन जाएगा. लेकिन कंपाउंड कब है? कंपाउंड वो तब है जब
जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो एक फिक्स्ड रेशियो, एक डेफिनेट रेशियो में आपस में कंबाइन करेंगे, रैंडम रेशियो में नहीं. दैट विल बी कॉल्ड कंपाउंड. और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि ये डिटरमिन करता है कोई चीज कंपाउंड है या मिक्सचर है या सॉल्यूशन है. जैसे कि अगर आप इन दोनों गैसेस, पहले देखो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो गैस होती है, H2 इज अ गैस, ऑक्सीजन इज ऑल्सो अ गैस, बट व्हेन दे कंबाइन टू फॉर्म वाटर, वाटर क्या है, वाटर इज अ लिक्विड, राइट. तो आप देखो कि इंडिविजुअली जो थे वो अलग अलग जैसे थे, वो गैसेस थे, लेकिन कंबाइन करने के बाद वो लिक्विड बन गए, उनकी स्टेट चेंज हो गई है कंबाइन होने के बाद, वो एक नई चीज बन गए हैं इंडिविजुअली. जो उनकी प्रॉपर्टीज थी उससे एकदम डिफरेंट. लाइक हाइड्रोजन जो है दैट इज वेरी इनफ्लेमेबल गैस, जैसे आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा. वैसे तो जो गैस बलून्स होते हैं दे आर सपोज टू बी फिल्ड विद हीलियम. हीलियम इनर्ट गैस होती है, इनर्ट मींस विच इज नॉन रिएक्टिव, ठीक है. बट हीलियम थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, तो लोग क्या करते हैं उसमें हाइड्रोजन फिल कर देते हैं. बट हाइड्रोजन इज इनफ्लेमेबल गैस, वो जल्दी, इट कैचेस फायर इजीली. जैसे तो बर्थडेज के टाइम पे आपने देखा कुछ वीडियोस में बलून्स है, और जैसे वो कैंडल मैजिक कैंडल्स एंड ऑल जो भी ब्लो करते हैं, तो उससे काफी टाइम ऐसा हुआ है कि उन बलून्स में दे कैच फायर एंड ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है. तो ये चीज है कि हाइड्रोजन जो है वो इनफ्लेमेबल है, इट कैचेस फायर इजीली, इट कैन लीड टू ब्लास्ट. ऑक्सीजन की बात, ऑक्सीजन हमें पता है, हम तो इनहेल करते हैं, हम तो सरवाइव करते हैं बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, और वो सपोर्टर भी है कंबस्शन का. मतलब हाइड्रोजन भी सपोर्टर है कंबशन का, फायर जब लगेगी तो हाइड्रोजन भी हेल्प करेगा, ऑक्सीजन भी सपोर्टर है कंबशन का, दैट विल आल्सो हेल्प टू कैच इट फायर. मगर वाटर क्या है, जहां पर आग लगती है हम क्या यूज करते हैं, वाटर का यूज करते हैं उसको एक्सटिंग्विश करने के लिए. तो वाटर क्या हुआ, वाटर इज नॉट अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, ठीक है. वो तो इसका क्या मतलब हुआ कि इंडिविजुअली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टीज थी दे आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम वाटर. मतलब जब कंपाउंड बनेगा तो वो नई चीज बनेगी, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है. तो हमने कंपाउंड के बारे में क्या क्या पढ़ लिया कि जब भी एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे दे कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो. नाइन्थ भी थोड़ी लेट ज्वाइन हुई है, तो प्लीज रिवाइज करवा देना एक बार दोबारा. ओके श्योर, मैं रिपीट कर देती हूँ. 9th F का वीडियो नहीं आ रहा बेटा. बच्चों 9th F में जो बच्चे हैं वो अपना वीडियो ऑन करें. कंटिन्यू. सर कैमरा नहीं चल रहा. I hope you are able to hear me. 9th F, because I am not able to see you. अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगी आप माइक पे बता दीजिए, ठीक है. So yes, we have started this chapter is matter around the sphere. I'm going to give you a brief introduction of this chapter. इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था इन दो टर्म से, which is element and compound, right? So element आपने सुना होगा, हमारा जो पीरियोडिक टेबल है टोटल 118 एलिमेंट्स उस पीरियोडिक टेबल में हैं. सारे एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, सबका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, इनफैक्ट उनका मास भी डिफरेंट है. मगर मास इतनी फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है इन एलिमेंट्स के लिए कि वो सेम भी हो सकता है. लेकिन इन 118 एलिमेंट्स का जो एटॉमिक नंबर है वो सबका डिफरेंट है, ठीक है. तो हम बात कर रहे हैं कि प्योरिटी का क्या मतलब है, हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं कि इज मैटर अराउंड अस प्योर. तो प्योर का मतलब हम जो एज ह्यूमन बींग्स हम ये सोचते हैं कि हमने प्योर चीज खानी है, हमने प्योर कॉटन का कपड़ा पहनना है. उसका मतलब ये होता है कि उसमें कुछ और मिक्स ना हो. अगर मुझे प्योर देसी घी खाना है तो उसमें कुछ सनफ्लावर ऑयल या फिर कुछ और एडल्ट्रेंट उसमें ना हो. अगर प्योर कॉटन का कपड़ा है तो मतलब उसमें कुछ सिंथेटिक फाइबर ना हो, ठीक है. तो हमारे लिए एज ह्यूमन बींग्स ये प्योरिटी होती है कि हमें एकदम एक केमिस्ट्री. प्लीज माइक, मेरी इको में
नाइन्थ एफ माइक तो बंद है पकड़ना पड़ेगा। switch off your mic. Now it's fine. Okay. So केमिस्ट्री में प्योरिटी को हम किस रूप से लेते हैं? हम लेंगे कोई भी चीज एक ही तरह की चीजें बनी हो, एक ही तरह के एलिमेंट्स बने हो, मतलब या तो सिंगल एलिमेंट हो या कंपाउंड कंसिडर करते हैं, क्योंकि कंपाउंड में ये एलिमेंट्स रेशियो में रैंडम, मतलब अगर हम मिक्सचर बनाते हैं, अगर हम सॉल्यूशन बनाते हैं, जो कंपोनेंट्स है they can be in random quantity. तो इसको हम प्योर कंसिडर नहीं करते। मिक्सचर या सॉल्यूशन प्योर नहीं है। मिक्सचर क्या होता है? जैसे अगर मैंने सॉल्ट एंड शुगर को मिक्स कर दिया, या मैंने शुगर एंड वाटर इनको आपस में डिसॉल्व कर दिया, तो इसमें क्या है? मेरी मर्जी, मैं चाहे 4 चम्मच सॉल्ट लूं, 2 चम्मच शुगर लूं, या मैं 2 चम्मच शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर दूं, मेरी मर्जी है, मैं जो मर्जी करूं, राइट? तो वो मिक्सचर और सॉल्यूशन में कोई फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं है, लेकिन अगर कंपाउंड फॉर्म करना है, तो जो भी कंपाउंड होता है, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट elements होते हैं, they are always combined in mixed ratio. वाटर है तो वाटर में हाइड्रोजन and oxygen combined ratio by mass, which is 1:8 water. Right? तो ये हम कर रहे थे कि जब कंपाउंड बनेगा, इसका एग्जाम्पल हमने वाटर कंसिडर किया है। Water made as hydrogen and oxygen. They combine with each other, but mass that is equal to 6 grams and mass that is equal to 16 grams. So अगर इनको एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन कर दिया जाए, which is 1:8 by mass, this fixed ratio makes it a compound. चाहे हम दो डिफरेंट एलिमेंट्स को कंबाइन कर रहे हैं, मगर हम रैंडम क्वांटिटीज में इनको नहीं कंबाइन कर रहे हैं, इसीलिए वी कॉल इट अ कंपाउंड। मोरओवर, ये जो कंपाउंड जब भी बनता है, वो फिजिकल प्रोसेस ऐसे जैसे कि हम सॉल्यूशन की, उसमें क्या है? मैं सैंड लूंगी, शुगर लूंगी, मुझे कोई बहुत कॉम्बिनेशन नहीं करना है, रैंडमली करके रख दो, वो मिक्सचर बन गया। अगर मुझे सॉल्यूशन बनाना है, जो कोई प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। हमारा बंद है। Okay. Anyway, so I was telling you कि हमें मिक्सचर या सॉल्यूशन में क्वांटिटीज को फिक्स नहीं रखना होता, हमें कंपाउंड में क्वांटिटी को फिक्स रखना होता है, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 1:8 की रेशियो में फिक्स रखना है। माउस भी नहीं चल रहा है, इतनी मुश्किल ना करो। Okay, I have muted you 9th because you were not muting yourself. So नेक्स्ट हमारे पास है कि जो प्रॉपर्टीज होती है कंबाइन करने के बाद, वो डिफरेंट होती है। जो मैं आपको बता रही थी कि हाइड्रोजन जो है कैचेस फायर इजीली, ऑक्सीजन इज आल्सो सपोर्टर ऑफ कंबशन, बट जब ये आपस में कंबाइन करेंगे, दे फॉर्म दिस वाटर। पहली बात, ये गैसियस होते हैं पहले, और बाद में ये लिक्विड बन जाते हैं। सेकेंड थिंग क्या है कि ये दोनों
सपोर्टर ऑफ कंबशन है, लेकिन ये सपोर्टर ऑफ कंबशन नहीं है। ठीक है, तो ये हमें बताता है कि जो कंपाउंड फॉर्मेशन से पहले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती है वो चेंज हो जाती है जब कंपाउंड वो बन जाते हैं, वो एक ऑल टुगेदर एक डिफरेंट चीज बन जाएगी। और इसको बनाने के लिए आपको केमिकल प्रोसेस का यूज करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बोला कि सॉल्यूशन बनाओगे या मिक्सचर बनाओगे तो कोई मुझे केमिकल अपरेटस में उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप कंपाउंड बनाओगे ऐसे रैंडमली थोड़े ना आप वाटर को प्रोड्यूस कर सकते हो। फिर तो एयर में हाइड्रोजन भी है, एयर में ऑक्सीजन भी है, फिर तो रैंडमली ये दोनों गैसेस मिलके पानी बनाते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास करनी पड़ेगी, तब जाके ये आप इसके बॉन्ड तोड़ के वाटर बनाएंगे। ठीक है, जैसे आपके पास ये हाइड्रोजन है H2, ऑक्सीजन है O2, ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं तब जाके ऐसे वाटर फॉर्म होता है। तो ये ओल्ड बॉन्ड्स जो है वो पहले ब्रेक होंगे, तब न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होंगे और फिर ये कंपाउंड बनेगा। तो ये फिजिकल प्रोसेस से नहीं बनेगा, लेकिन जो मिक्सचर होते हैं, जो कंपाउंड सॉल्यूशन होते हैं, उसमें केमिकल combination is not required, is not required। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। किसी को भी कुछ भी पूछना है एलिमेंट के बारे में या कंपाउंड के बारे में तो बताओ। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स? Screen has frozen. Fine. I was asking you, do you have any questions on this topic? Otherwise, I'll move ahead to the next topic. Any question about element or compound? Haji? Would you like to ask any question about element or compound? Okay. If you don't have any questions, let's move to the next topic. See, हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में? हमारे पास है इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जिसमें हम यही पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंसेस कौन से हैं और इम्प्योर कौन से हैं। फिर हम पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंसेस के बारे में, जिसमें आप एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में पढ़ोगे। थोड़ा सा मिक्सचर, टाइप्स ऑफ मिक्सचर पढ़ोगे। कंपाउंड्स की बेसिक चीज मैंने आपको बताई। अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे पीरियोडिक टेबल जो आपके पास होता है, आई होप आपने देखा होगा, इसमें आपको बहुत सारी चीजें जो हैं वो आगे भी यूज होंगी। तो पीरियोडिक टेबल की जो बेसिक नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए। जितने एलिमेंट्स आप अपने डेली लाइफ में एटलीस्ट रिलेट कर सकते हो वो आपको याद रखने चाहिए। So periodic table में you have 7 periods. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 periods. और इसमें आपके पास 4 ब्लॉक्स में हम पीरियोडिक टेबल को डिवाइड करते हैं। एक होता है एस ब्लॉक, इधर होता है डी ब्लॉक। 18 ग्रुप्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18. राइट, अब इसमें
जो 118 एलिमेंट्स की हमने बात की थी वो यहाँ पर फिल्ड होते हैं, साथ में नीचे एफ ब्लॉक होता है, लेकिन एफ ब्लॉक को आप इतना अभी नहीं स्टडी करोगे या हायर क्लासेस में स्टडी करोगे। इसमें आपके पास 14 एलिमेंट्स होते हैं, राइट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। दिस इज योर एफ ब्लॉक जो आउट ऑफ पीरियोडिक टेबल प्लेस्ड है, बिकॉज इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो पीरियोडिक टेबल के बाकी एलिमेंट्स को मैच नहीं करती। तो क्या प्रॉपर्टीज, कैसे हमें पता चलेगा? सबने आज घर जाके पीरियोडिक टेबल को जरूर देखना है। तो ये पीरियोडिक टेबल में ये जो फर्स्ट 2 लाइंस है ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं मेटल्स, ठीक है? यहाँ पर होते हैं मेटल्स, मेटल्स बहुत रिएक्टिव वाले मेटल्स, जिनको आपने कुछ तो सुने होंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम, राइट? फिर यहाँ पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये सारे बहुत रिएक्टिव मेटल्स हैं। अब मेटल्स की तो जनरल प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं। Ninth D, are you trying to tell me something? Please join 9th. Okay. 9th F. ओके, तो ये मेटल्स जो है ये वाले ये इतने रिएक्टिव होते हैं दैट यू हैव टू पुट इट अंडर केरोसिन ऑयल, उनकी रिएक्टिविटी को कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन जो बहुत कॉमनली यूज्ड एलिमेंट्स हैं जैसे वो है इस लाइन में जो कि डी ब्लॉक के अंडर आती है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इनमें से आई एम श्योर आपने आयरन सुना होगा, कॉपर सुना होगा, मे बी निकल और जिंक भी सुना होगा। ये वो मेटल्स हैं जो कि आप टिपिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की पढ़ते हो कि मेटल्स सोनरस होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, मेटल्स मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल मींस व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। वो डक्टाइल होते हैं व्हिच मींस इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स। तो ये जो मेटल्स की जनरल प्रॉपर्टीज हैं वो इन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के मेटल्स एग्जिबिट करते हैं, ठीक है? जो मेन प्रॉपर्टीज है। जो एस ब्लॉक वाले ये फर्स्ट 2 लाइंस वाले ये तो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, ये मेलिएबल डक्टाइल वाले नहीं है, ये दे आर वेरी सॉफ्ट, दे कैन बी कट विद नाइफ। सोडियम पोटेशियम के बारे में आप पढ़ोगे, दे आर स्टोर्ड अंडर केरोसिन ऑयल की उनकी रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा होती है। लेकिन आयरन, अभी जैसे जो भी हमारे ये बेंचेस वगैरह इसमें आयरन यूज हुआ है, फिर जैसे जो पाइप्स, वाटर पाइप्स होती है इसमें जिंक की कोटिंग होती है, फिर जो आपकी एसी की वायर्स है वो कॉपर से बनी होती हैं, ठीक है? लैब में जाओगे जो भी कुछ रिएक्शंस आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे उसमें बहुत फेमस कैटलिस्ट निकल होगा। आप अपने अभी 10th इसमें 9th क्लास में 10th क्लास में ये सारी चीजें पढ़ो, ठीक है? तो ये टिपिकल मेटल्स है। आपने और मेटल्स, आपने सिल्वर सुना होगा, आपने गोल्ड सुना होगा, ठीक है? ये कॉपर के नीचे यहाँ पर सिल्वर, गोल्ड, ये सारे वो एलिमेंट्स है। ये ऑर्नामेंट्स कैसे बन पाते हैं गोल्ड सिल्वर के? बिकॉज दे आर मेलेबल, दे आर डक्टाइल, उसके उसको मॉडिफाई किया जा सकता है इजीली, सॉफ्ट भी है वो, लस्ट्रस भी है वो, और वो बहुत रिएक्टिव नहीं है। हम इनको क्यों यूज करते हैं ज्वेलरी में? बिकॉज वो रिएक्टिव नहीं है ज्यादा, ठीक है? इनर्ट करते हैं, इसीलिए इसको ज्वेलरी में भी यूज करते हैं। तो बहुत सारे यूज है। अच्छा, कंडक्टर है, जैसे मैंने बताया कि कॉपर जो है उसकी वायर्स बनती है, तो क्यों बनती है? क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। वायर्स हमें क्या करते हैं? उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्लो करते हैं, ठीक है? तो ये सारे मेटल्स के यूजेस हैं। फिर नॉन मेटल्स होते हैं, ये देखो हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें ऑलमोस्ट 78% तो मेटल्स ही फिल्ड है। जैसे आपने देखा ये मेजर पोर्शन जो है ये आपके मेटल्स का ही है। फिर सिर्फ पी ब्लॉक रह जाता है, दिस इज आवर पी ब्लॉक। पी ब्लॉक की खासियत ही ये है कि इसमें ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट्स है,
इसमें मेटल्स भी हैं, इसमें मेटलॉइड्स भी हैं और इसमें नॉन मेटल्स भी हैं। ठीक है, तो मेटल्स तो आपने किए, जैसे यहाँ पर हमारे पास बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, नियोनियम, ये सारे मेटल्स हैं। लेकिन यहाँ पर मेटलॉइड्स आने लगते हैं। ठीक है, मेटलॉइड्स क्या है? मेटलॉइड्स हैं वो एलिमेंट्स जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट कर सकते हैं, वो होते हैं मेटलॉइड्स। ना वो प्योर मेटालिक है, ना वो प्योर नॉन मेटालिक है। अच्छा, तो मेटल्स अगर मेलेबल डक्टाइल है तो नॉन मेटल्स कैसे होंगे? वो मेलेबल डक्टाइल नहीं है। मेटल्स अगर सोनोरस है, नॉन मेटल सोनोरस नहीं है। मेटल्स अगर लस्ट्रस है, नॉन मेटल्स लस्ट्रस नहीं है। ठीक है, जैसे हमने बोला कि गोल्ड को और सिल्वर को हम ज्वेलरी के फॉर्म में यूज करते हैं, लेकिन हम नॉन मेटल्स को जो शाइनी नहीं है उनको हम ज्वेलरी के फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। मोरोवर उनकी स्टेट ऐसी नहीं होती है। जैसे कि नॉन मेटल्स में सबसे फेमस वाले हैं ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन एंड टेनिसीन। ठीक है, ये लास्ट वाली जो लाइन होती है यहाँ पर तो मोस्टली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं सारे, जो रेडिएशंस एमिट करते हैं, अल्फा रेडिएशंस, बीटा रेडिएशंस, गामा रेडिएशंस, राइट। सो ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, जो सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक फैमिली है, दे एग्जिस्ट एज गैसेस। ठीक है, फ्लोरीन F2 के फॉर्म में गैस है, क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन आपको लिक्विड के फॉर्म में भी मिलता है। जैसे आपने थर्मोमीटर्स, अगर रूम थर्मोमीटर देखें, कई थर्मोमीटर्स होते हैं जिसमें रेडिश ब्राउन सी लाइन होती है। मोस्टली जो हम अपना बॉडी टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं उसमें तो मर्क्यूरी होती है जिसको पूरा ऐसे देखना पड़ता है प्रॉपर। लेकिन अगर रेडिश ब्राउन वाली कोई लाइन वाला आपको दिख रहा है थर्मोमीटर, रूम थर्मोमीटर स्पेशली, तो वो ब्रोमीन उसमें फिल्ड होती है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, सारे कलर्ड होते हैं हेलोजन्स। ठीक है, और आयोडीन, आयोडीन एक एंटीसेप्टिक आयोडोफॉर्म के फॉर्म में यूज होती है। ठीक है, तो उसको हम ज्वेलरी नहीं बना रहे। ठीक है, तो इनसे याद रखना है कि ये नॉन मेटल्स जो है वो कोई मेलेबल, डक्टाइल, सोनोरस, ये सब लस्ट्रस, ये सब नहीं है। और मेटेलॉइड्स में आ जाता है यहाँ, जैसे यहाँ है कार्बन, सिलिकॉन, ये जर्मेनियम, जर्मेनियम इज अ मेटेलॉइड, जर्मेनियम। देन उसके बाद जैसे यहाँ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, दिस इज आल्सो मेटेलॉइड। ठीक है, जबकि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस नॉन मेटल है, ऑक्सीजन, सल्फर नॉन मेटल है, ये सबसे पॉपुलर वाले नॉन मेटल। ठीक है, आपको पीरियोडिक टेबल की नॉलेज होना इसलिए भी एसेंशियल है बिकॉज आप इस क्लास में वैलेंसीज करेंगे, फॉर्मूलाज बनाएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इन एलिमेंट्स की पोजीशन पता है, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है याद रखना, आप पीरियोडिक टेबल शौक में भी वो करते, छोटे छोटे बच्चे भी याद रख लेते हैं, तो आपको याद रहना चाहिए कि जो फर्स्ट लाइन में जितने भी एलिमेंट्स है, जब आप वैलेंसी करोगे सबकी वैलेंसी +1 होगी। सेकेंड लाइन में जितने भी एलिमेंट्स हैं, आप जब इनकी वैलेंसी करोगे सबकी वैलेंसी +2 होगी, फिक्स्ड है। ठीक है, वैलेंसी आई होप आपको पता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी पता है या नहीं? रेज योर हैंड्स अगर ये आपने पढ़ा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी के बारे में। नहीं, अभी नहीं पता? पता है, एक ही बच्चे को पता है। एनीवेज, पर आप, वो तो बाद की बात है ना, वो तो बाद में करेंगे। आपको इनिशियली क्या करना है, पीरियोडिक टेबल को घर जाके देखना है, उन एलिमेंट्स को पहचानना है। आपको मेटल्स, नॉन मेटल्स एटलीस्ट पहले अगर पता होंगे, तो जब आप उन चीजों को नोटिस करने लगोगे तो आपको अल्टीमेटली उनकी प्रॉपर्टीज याद होंगी। तो आप यहाँ पर बहुत सारे चैप्टर्स में आपको 9th में भी 10th में भी आपको यूज होंगे कि मेटल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। आप फिर खुद नोटिस करने लगोगे कि अच्छा ये यहाँ पर इस जगह पर है। मैंने आपको बोला मोस्टली तो इस साइड वाले सारे मेटल्स हैं, तो उनको नोटिस करो, चीजों पे लिखा हुआ होता है उसमें देखो क्या क्या चीज है। जैसे आपने सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे सेमीकंडक्टर्स जिनको हम बोलते हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी यूज होते हैं, जो मेटलॉइड्स हैं। आप देखो कहीं पर लिखा होगा जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। ठीक है, कॉपर की वायर्स आपने सुनी होंगी, फिर इनके बारे में आप एटलीस्ट पढ़ोगे अगर आपने नहीं पढ़ी है। ठीक है, एसिड बेसिस के बारे में पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। बेसिस, सारे मेटल के कंपाउंड्स बेस होते हैं, सारे नॉन मेटल के कंपाउंड्स एसिड्स होते हैं। तो धीरे धीरे आप इन चीजों को
पढ़ने लगोगे। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सो आप इसमें ये वाले एलिमेंट्स तक हो गया। अभी आप देखो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर है, से मैंने आपको बताया, यस दिस इज द थिंग, compounds, then solutions, concentration of solution, physical changes and chemical changes. अब इसमें हमने एलिमेंट्स क्या कि 118 एलिमेंट्स आपके पास है, जिसमें इन एलिमेंट्स को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स में। ठीक है, फिर मिक्सचर, हमने मिक्सचर बनाया था सैंड का, शुगर एंड सॉल्ट का। ठीक है, तो ये मिक्सचर भी आगे हम पढ़ेंगे कि अगर सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट रहती है तो वो होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा, और डिफरेंट कॉम्पोजिशन अगर होती है तो वो हीट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, कंपाउंड के बारे में मैंने आपको बताया वाटर के बारे में। ठीक है, कि वाटर जो है वो एक कंपाउंड है बिकॉज एलिमेंट्स उसमें फिक्स्ड रेशियो में कंबाइंड होते हैं। अच्छा, एक और चीज जो कि कंबाइंड होती है, रेशियो में ही कंबाइंड होती है लेकिन फिक्स्ड रेशियो नहीं है, उसको हम बोलते हैं अलॉय। अलॉयज क्या होते हैं? ये मेटल्स आपस में, या मेटल एंड नॉन मेटल भी हो सकता है, इनकी कॉम्बिनेशन है, ये आपस में कंबाइन करते हैं लेकिन एक रफ रेशियो में, फिक्स्ड रेशियो नहीं है। ठीक है, तो अलॉयज जैसे कि आपने ब्रास सुना होगा या ब्रॉन्ज सुना होगा। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? ये दो मेटल्स के कॉम्बिनेशन से बनी हुई चीजें हैं जिनको हम अलॉयज बोलते हैं। मेटल्स भी हो सकते हैं, मैंने कहा नॉन मेटल भी। आपने स्टील सुना होगा, स्टील बनता है आयरन में अगर आप कार्बन ऐड कर देते हो। ठीक है, ब्रॉन्ज बनता है कॉपर और जिंक से बनता है। ठीक है, तो ये आपके पास एक कॉम्बिनेशन है रफली रेशियो में, जैसे 40:60 वाली, पर रफ रेशियो, नॉट लाइक कंपाउंड। कंपाउंड में एक फिक्स्ड रेशियो होती है लेकिन अलॉयज में फिक्स्ड रेशियो नहीं होती है। राइट, सो इसके बाद जो आपने किया है, यस दिस वन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आपके लिए नया टॉपिक होगा, थोड़ा सा आप इसमें पढ़ोगे कि अगर जैसे हमने वाटर में शुगर ऐड की है तो एक एक बनता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक बनता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक बनता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो वो कैसे बनेगा? कंसंट्रेशन का क्या मतलब है? अब जैसे अगर आपके पास एक ग्लास पानी है, आप इसमें 1 टीस्पून शुगर ऐड करते हो। ठीक है, और आपके पास एक और ग्लास पानी है और आप इसमें 10 स्पून ऑफ शुगर ऐड करते हो। तो अगर आपके पास जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट मतलब जो भी चीज आप कम क्वांटिटी में यूज करते हो उसको बोलते हैं सॉल्यूट। जैसे कि यहाँ पर शुगर जो है वो सॉल्यूट है, और जो ज्यादा क्वांटिटी में, जैसे कि वाटर हो गया, वाटर क्या है? वो सॉल्वेंट है। राइट, जो ज्यादा क्वांटिटी में है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, जो कम क्वांटिटी में है उसको सॉल्यूट बोलते हैं, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बनता है सॉल्यूशन। अब अगर आपका सॉल्यूट कंपैरेटिवली यहाँ पर इससे तो कम है, तो अगर कम है ये बनेगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें आपका सॉल्यूट मैक्सिमम अमाउंट जितना डिसॉल्व हो सकता है उससे अगर आप कम क्वांटिटी में डिसॉल्व कर रहे हो उसको आप बोलते हो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर आप ऐसे सपोज करते हो कि एक ग्लास पानी में 10 स्पून शुगर ही है जो मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकते हैं, तो इस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। राइट,
सैचुरेटेड सोल्यूशन वो हुआ जिसमें आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो, लेकिन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन वो हुआ जिसमें आप लेस देन मैक्सिमम अमाउंट ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो कंसंट्रेशन क्या बताता है कि अगर में लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट है तो वो लेस कंसंट्रेटेड है, और अगर किसी में ज्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट है तो वो मोर कंसंट्रेटेड है। तो इसको हम फॉर्मूला से कैलकुलेट करके बताएंगे कि किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा आ रही है, किसकी कंसंट्रेशन कम आ रही है। जैसे यहाँ पर तो आप देख के बता सकते हो कि ऑब्वियसली अगर 1 स्पून शुगर किसी ने ऐड किया है तो वो लेस कंसंट्रेटेड होगा, और अगर 10 स्पून ऐड कर दिए हैं तो वो मोर कंसंट्रेटेड। ठीक है, तो आपने ये जितनी भी टर्म्स हमने की, एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइज करना। मेन आपने पीरियोडिक टेबल को एक बार देख के आ रहे, क्योंकि उसी से ये चीजें आप समझोगे, एलिमेंट्स के बारे में समझोगे, मेटल्स के बारे में समझोगे, नॉन मेटल्स के बारे में समझोगे, मेटलॉइड्स के बारे में समझोगे। तो ये सारी चीजें आपको तब पता चलेंगी, इनकी प्रॉपर्टीज, अगर पहले ये पता होगा कि ये है कौन। ठीक है, और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हम बना रहे हैं कंपाउंड जिसमें होगी एक फिक्स्ड रेशियो ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे। आप प्लीज पीरियोडिक टेबल को एक बार देखना, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स कुछ याद करना, ताकि नेक्स्ट क्लास में आप मुझे बता सकें। ठीक है, okay, bye, take care, thank you.